वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आज उसी पे एक एप्लीकेशन करेंगे, पार्टिकल इन 1D इन्फिनिटली डीप पोटेंशियल वेल, या इसी को कहते हैं पार्टिकल इन 1D बॉक्स। 1D बॉक्स का मतलब है कि एक बॉक्स है और 1D का मतलब एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब डायमेंशन एक ही है उसकी। ठीक, अगर डायमेंशन की बात करें तो मतलब या एक ही डायरेक्शन चाहे जो बोलो, तो इसका मतलब या तो सिर्फ along एक्स एक्सिस, या फिर along वाई एक्सिस, या फिर along जेड एक्सिस। ठीक है, तीनों में से किसी भी एक एक्सिस की तरफ लेके चलना है। मतलब पार्टिकल होगा ऐसे किसी बॉक्स में, मतलब ऐसे कंसिडर कर लेते हैं एक बॉक्स है, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन मेरी एक्स है, ऊपर वाली डायरेक्शन वाई है। पर बस पार्टिकल ऊपर दाएं बाएं नहीं जा रहा, पार्टिकल सिर्फ इसी डायरेक्शन में जा रहा है, या तो ऐसे आगे जा रहा है या तो पार्टिकल पीछे जा रहा है। ठीक है, मतलब इसी में ऐसे बाउंस बैक कर रहा है बस इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये एक बॉक्स की तरह है और ये 1D है, इसलिए इसका नाम है 1D बॉक्स। और पार्टिकल इन 1D बॉक्स मतलब पार्टिकल इसके अंदर है, और याद करना है कि एक ही पार्टिकल है। ठीक है, मतलब वन पार्टिकल अलोंग दी एक्स डायरेक्शन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक्स डायरेक्शन लेके चलेंगे, एक ही डायरेक्शन रहेगी जो कि वन डायरेक्शन है। अब इसी से मतलब हम लोग जब हम लोग 1D निकाल लेंगे तो इसी से हम लोग निकालेंगे पार्टिकल इन क्यूबिकल बॉक्स एंड स्क्वायर वेल पोटेंशियल। ठीक है, मतलब अगर दो डायरेक्शन लेंगे, मतलब एक्स एंड वाई अगर हो गए, या फिर वाई एंड एक्स हो गई, जेड एंड, ये तो सेम हो गया, वाई एंड जेड ले लो और जेड एंड एक्स हो गई। ठीक है, अगर इसे करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि हमारा हो जाएगा स्क्वायर वेल पोटेंशियल, स्क्वायर वेल पोटेंशियल। अगर एक्स वाई जेड तीनों हो गई तो हम लोग कह देंगे पार्टिकल इन क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, और इन मतलब कि सिर्फ डेरिवेशन इसके लिए नहीं करना है, डेरिवेशन एक ही होती है, डेरिवेशन सिर्फ 1D के लिए होगी, और फिर इसी में मॉडिफाई करके या मॉडिफिकेशन करके हम लोग 2D एंड 3D का बनाएंगे ना। एक्स एंड वाई वाई जेड हो गया तो फिर तो ये 2D हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो 3D हो जाएगा, क्योंकि तीन डायरेक्शन आ गई हैं पार्टिकल इन क्यूबिकल बॉक्स। तो इसी में थोड़ा बहुत चेंजेस ला के हम लोग इसका भी ले आएंगे। तो चलिए इसकी कहानी देखते हैं क्या बोलता है। तो इस तरीके से कहानी कि हमको एक पार्टिकल मानना है कि जो कि मूव कर रहा है एक बॉक्स में सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, और पार्टिकल बाउंस बैक कर रहा है फोर्थ एंड मतलब आगे पीछे उसी बॉक्स के अंदर घूम रहा है। ओके, उसके बाद ये है कि जो बॉक्स की जो वॉल्स हैं, मतलब कि जो इसके कोने पॉइंट्स, मतलब अगर ये एक्स इक्वल टू 0 है और ये एक्स इक्वल टू एल है, तो जिसके इन पॉइंट्स है, तो ये वॉल्स जो जा रही हैं इन्फिनाइट तक वॉल्स जा रही हैं। ठीक है, ये वॉल्स इन्फिनाइट तक जा रही हैं ताकि इसके अंदर का जो पार्टिकल है वो कभी इस बॉक्स से बाहर ना आ पाए। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहे जाए तो यही मानना है कि पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉक्स, पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है, ये चीज़ है। अगर पार्टिकल बॉक्स के बाहर नहीं है तो पार्टिकल सिर्फ इसके अंदर है, तो जो पार्टिकल से रिलेटेड जो एक वेव फंक्शन होगा वो सिर्फ बॉक्स के छोड़े उसके आजू बाजू हर जगह जीरो होगा, मतलब जो हमारा साई होगा वो हमारा होगा जीरो। कब? जब एक्स इज हमारा मतलब लेस देन जीरो बराबर हो जाए, या फिर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए, मतलब कि बाउंड्री पॉइंट से बाउंड्री पॉइंट पे या उसके बाहर हमारा जो साई रहेगा वो हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जब कोई वेव फंक्शन ही नहीं है, मतलब जब पार्टिकल ही नहीं है तो पार्टिकल से ही तो वेव फंक्शन बनेगा। वो वेव फंक्शन किसका? पार्टिकल का है। जब पार्टिकल नहीं है तो वहाँ पे हमारा वैनिश हो जाएगा वेव फंक्शन। ठीक, ये दो तीन पॉइंट है, इसी को हम लोग लिख लेते हैं लाइन वाइज। कंसीडर अ पार्टिकल inside moving inside, consider a particle moving inside a box along x डायरेक्शन। ठीक, x डायरेक्शन में बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, और
इधर आप पार्टिकल का मतलब ये है कि सिंगल पार्टिकल है। सिंगल पार्टिकल है तो ये इम्प्लाई करेगा देयर विल बी नो इंटरेक्शन बिटवीन द, जब एक ही पार्टिकल है तो इंटरेक्शन ही नहीं होगा, नो इंटरेक्शन। और कोई इंटरेक्शन नहीं है तो पोटेंशियल हो जाएगा जीरो, पोटेंशियल विल बी जीरो इनसाइड द बॉक्स। मतलब बॉक्स के बाहर तो पोटेंशियल तुम्हारी इन्फिनाइट है, बट लेकिन इसके अंदर तुम्हारी पोटेंशियल जो है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ एक पार्टिकल है। अगर एक पार्टिकल का कोई इंटरेक्शन नहीं, जब कोई इंटरेक्शन नहीं है तो पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा, तो इसका मतलब इसके अंदर का पोटेंशियल हो गया जीरो। ठीक। अब दूसरा ये कहता है कि द पार्टिकल इज बाउंसिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन द वॉल्स। द पार्टिकल is bouncing back and forth between the walls of box। और इसी में एक पॉइंट और है कि box is supposed to have walls of infinite height at x equal to 0 and x equal to l। देखो मतलब इस पॉइंट से सीधे सीधे दिमाग में यही आता है कि जो पार्टिकल है ना वो बॉक्स के बाहर नहीं है। ये जो पॉइंट, सिंपली इस पॉइंट का मतलब क्या है, द पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉक्स। जब बॉक्स के बाहर नहीं है सो इट्स वेव फंक्शन, क्योंकि पार्टिकल है तो पार्टिकल से रिलेटेड एक वेव फंक्शन होगा। वेव फंक्शन साई इज जीरो फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखो इसकी डायग्राम समझो। ये था मेरा बॉक्स, ठीक है। पार्टिकल सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, आगे पीछे इसी बॉक्स में दाएं बाएं जैसे जितना जाना इसको बॉक्स जाएगा। और ये वॉल से मेरी इन्फिनिटी, ये वॉल से इन्फिनिटी किस पे, एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू एल। जब ये बॉल से इन्फिनिटी है तो ये बॉल कभी भी इस बॉक्स से बाहर तो जा नहीं पाएगा एक चीज, क्योंकि बहुत इन्फिनाइट है। और दूसरी बात, बॉल इधर से, मतलब कि नॉट बॉल, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इधर से, या पार्टिकल जो है वो इधर से इधर ही मूव कर रहा है। मतलब कि पार्टिकल इसी के अंदर है। जब इसके अंदर है तो मतलब पार्टिकल इस वॉल के ऊपर तो प्रेजेंट नहीं हो सकता, और ना ही यहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट होगा। जब यहाँ और यहाँ पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है तो उससे रिलेटेड कोई वेव फंक्शन ही नहीं होगी, मतलब यहाँ पे जो साई होगा वो तुम्हारा हो जाएगा वैनिश। ठीक है। इसको कहते हैं बाउंड्री कंडीशन, इसी को कहते हैं बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, मतलब ये कुछ पॉइंट्स है। अब इसके बाद हम लोग अब शुरू करेंगे इसका डेरिवेशन कैसे करना है। देखो, in terms of the boundary conditions imposed by the problem, the potential function is, देखो जो हमारा पोटेंशियल है वो जीरो है जब x हमारा जीरो से लेकर l के बीच में है। सही बात है, क्योंकि हमने बॉक्स देखा है और पोटेंशियल बॉक्स के अंदर इधर भी जीरो है, और ठीक है, और इसके आजू बाजू तुम्हारा इधर इन्फिनाइट है, इधर भी इन्फिनाइट है। बॉक्स के अंदर पोटेंशियल जीरो क्योंकि कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो और फिर नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा इन्फिनाइट है फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे पूरे इन्फिनाइट है क्योंकि यहाँ पे हो सकते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स, उनका इंटरेक्शन हो रहा हो तो इन्फिनाइट हो गया। इधर भी बहुत सारे पार्टिकल इंटरेक्शन हो तो फाइनाइट हो जाएगा। बस इसके अंदर का जो है वो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। और फिर इन्फिनाइट है फॉर
एक्स तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू एल हो जाए। ये पॉइंट हमारा 0 है और ये एल है। ठीक है, ये पोटेंशियल 0 की, और हमको सिर्फ मतलब इसके अंदर से मतलब है, हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख देंगे। पोटेंशियल तो 0 है, मतलब अब नाउ फ्रॉम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, तो हमको पता है पहले ही लेक्चर में निकाले हैं d2 साई नॉट dx स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m h स्क्वायर e साई प्लस v साई इक्वल टू 0, और ये तो हो जाएगा 0 क्योंकि अभी देखा पोटेंशियल 0 है बॉक्स के अंदर। इसको हम लोग लिख सकते हैं d2 साई नॉट बाई dx स्क्वायर प्लस इधर लिख दो k स्क्वायर साई इक्वल टू 0, वेयर k स्क्वायर इज 8 पाई स्क्वायर m e h स्क्वायर। ठीक है, तो ये k स्क्वायर की वैल्यू हो गई। इसको लिख सकते हैं d2 प्लस k स्क्वायर ऐसा करके साई इक्वल टू 0, इट्स ऑलेक्जेरी इक्वेशन। ये तो इसको तो सॉल्व करना था ना, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो ये हो जाएगी m स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर k स्क्वायर, फिर यहाँ से हम m को लिख सकते हैं प्लस माइनस आई के। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव इक्वेशन बन जाएगी, तो दिस इम्प्लाइज साई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ठीक है, ये तो ओडी का पार्ट है पूरा पूरा, सॉल्विंग जब बीएससी कर रहे हो तो आता ही होगा। तो ये इतना है। अब हम लोगों को अब याद करो बाउंड्री कंडीशन जो मैंने पहले बताई थी कि मेरा जो साई है वो है 0 जब x लेस देन या इक्वल टू 0 है, और यही साई 0 है जब तुम्हारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू l है। तो अब यही कंडीशन इसमें निकालेंगे, a एंड b जो हमारे कांस्टेंट हैं इनको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इनको फाइंड आउट करने के लिए तो पहले अब लिखो साई 0 साई एट 0, ये हो जाएगा a साइन 0 प्लस b कॉस 0। साइन 0 तो 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, और साई की वैल्यू 0 है 0 पे, दिस इम्प्लाइज 0 इक्वल टू b कॉस थीटा, तो दिस इम्प्लाइज तुम्हारा b हो जाए b कॉस 0। ठीक है, b कॉस 0 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 0। अब नाउ इक्वेशन बिकम्स, अब जो मेरी इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी साई इक्वल टू ए साइन के एक्स। ठीक है, अब फिर से इसको ए साइन के एक्स, फिर हमको पता है कि देखो साई इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू एल, तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस 0 इक्वल टू ए साइन के एल। देखो अब ये पॉसिबल कब है, जब हमारे जो साइन मतलब यहाँ से मिलता है कि साइन के एल इक्वल टू 0, तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी, पॉसिबल वैल्यूज जो हम लोग देखेंगे, या फिर तो ये हो जाएगा मेरा जब के एल तुम्हारा एन पाई का मतलब पाई का इंटीजर मल्टीपल हो जाए के एल, तभी साइन तुम्हारा 0 हो जाएगा और ये फैक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए कैन नॉट बी 0, क्योंकि अगर ए भी 0 हो गया ना फिर तुम्हारा फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। तो ए तो 0 हो नहीं सकता, ये अंडरस्टूड है। अगर ए 0 हो गया तो फंक्शन ही वैलिड मतलब अनवैलिड हो जाएगा, फंक्शन जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम बात क्या कर रहे हैं। इसलिए 0 इसी को होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, ये तभी पॉसिबल है जब के एल तुम्हारा एन पाई के बराबर हो जाए और तुम्हारा वेयर एन इज एन इंटीजर। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, तो k हो जाएगा n पाई बाई l। इसको पुट कर दो, इसको दे दो चलो इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो जो हमारी वेव फंक्शन बन जाएगी अब ये हो जाएगी, इसको वेव फंक्शन तो नहीं, इसको आइगन फंक्शन कहेंगे, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था वेव फंक्शन तो जो तुम्हारा टाइम डिपेंडेंस निकलता है वो होता है, ये तो टाइम इंडिपेंडेंस निकला तो तुम्हारा आइगन फंक्शन होगा। तो ये तुम्हारा जगह a
साइन, यहाँ पे हो जाएगा n पाई बाई एल इंटू एक्स। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन। अब एक चीज अब देखो हमको निकालना है इसमें, ए अभी भी अननोन है, ये अननोन है। इतना पता है कि इफ इट इज इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर wave equation, then it should be normalized। और अब ये सेकंड लेक्चर का यूज होगा, इसमें हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे और एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज जीरो से एल, क्योंकि पार्टिकल जीरो से लेके एल तक के बीच में है, तो जीरो से एल साई स्टार मतलब इसका कंजुगेट लेंगे, फिर साई डी एक्स इक्वल टू 1 होना चाहिए। डेट इज, इसको करेंगे, इसी इक्वेशन को बनना है, इक्वेशन 2 है, सब इक्वेशन 2 कर रहे हैं मतलब। तो ये मेरा बन जाएगा, देखो जीरो से एल, साई स्टार भी यही रहेगा, ए साइन एन पाई बाई एल एक्स, फिर से करोगे तो यही आएगा, ए साइन एन पाई बाई एल एक्स। इसको जब करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन बाहर ले लो, ए स्क्वायर जीरो से एल, इधर डी एक्स भी लगा, ये हो जाएगा साइन एन पाई बाई एल एक्स, इसका स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये सब तो पहली लेक्चर का है, उसको दूसरे लेक्चर का शायद, उसको देख के आना तभी समझ में आ रहा होगा कैसे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा बन के आएगा ए स्क्वायर एल बाई टू। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना तो ये एल बाई टू आएगा। तो दिस, और इधर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 लेके चलेंगे ना, नॉर्मलाइज करना है तो 1 के बराबर होना चाहिए पूरे होल इन्फिनिटी में, मतलब जितना भी इसका स्पेस है। तो यहाँ से ए तुम्हारा आ जाएगा 2/l रूट में। तो पुट दिस इन इक्वेशन 2, इसको रख दिया जाए इक्वेशन 2 में। तो दिस इम्प्लाइज साई इक्वल टू रूट 2/l साइन एन पाई एक्स बाई एल, और यहाँ भी एन पे डिपेंड करे तो यहाँ भी साइन लगा दो। तो ये हो गया फॉर ईच, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एन देयर इज एन एनर्जी लेवल, अब एनर्जी लेवल भी पता चलेगा, एंड द करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन इज गिवन फॉर ईच एन देयर एग्जिस्ट करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन। इसी को कहते हैं आइगन फंक्शन, मतलब वेव फंक्शन ना कहकर इसको आइगन फंक्शन को ज़्यादा अच्छा है, आइगन फंक्शन। अब देखो एक चीज अभी हमने जब शुरुआत में देखा था, इधर जब मैंने कंसीडर किया था, ए की वैल्यू कहाँ गई, यहाँ पे देखो, इससे देखो के स्क्वायर है तुम्हारा 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर, और अभी ही मैंने के की वैल्यू फाइंड आउट की है, के बराबर आया है एन पाई बाई एल। तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर। इसको इक्वेशन थर्ड दे दो, इसको इक्वेशन 4 के दे दो। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर हमको मिलेगा यहाँ से एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, तो ई तुम्हारा आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, और एन एच नीचे आएगा एल स्क्वायर 8 एम। ठीक है, मतलब एनर्जी भी एन के टर्म्स में है तो इसको ई एन लिख दो, इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8 एम एल स्क्वायर। ठीक है, ये इसको कहते हैं आइगन एनर्जी या ठीक है, ई एन इज कॉल्ड एज आइगन वैल्यू, इसको कहते हैं ई एन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। ठीक है, एंड दी करस्पॉन्डिंग अभी निकाला था, एंड दी करस्पॉन्डिंग मतलब E1 के लिए तुम्हारा साई 1 होगा, E2 के लिए साई 2 होगा आइगन, मतलब ये तुम्हारा
आइगन वैल्यू है और तुम्हारा आइगन फंक्शन है, एंड द करस्पॉन्डिंग साई n इज कॉल्ड आइगन फंक्शन। और इसमें वो भी वैलिड है, आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू वाला मतलब फॉर्मूला नहीं, मतलब इस वेव फंक्शन, जो अभी वेव फंक्शन उसका एनर्जी ऑपरेटर से तुम आइगन वैल्यू निकालो तो तुमको ये नहीं मिलेगा, यही चीज मिलेगी। मतलब इसको घर पर ट्राई कर लेना, आंसर यही आएगा। या फिर अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू से भी निकालोगे तब भी एनर्जी तुम्हारी यही आएगी। तो ये तो डेरिवेशन तो हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कुछ पॉइंट्स और लिख लें, फिर इसके बाद इसका ग्राफ भी देखना है। तो देखो, जो सीखा है उसी को थोड़ा मैं समरी कर दे रही हूँ। दी allowed energy levels are given by En equal to pi square n square h cross square by 2m a square। ठीक है, वही एनर्जी जो निकाली थी उसको भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हमने एनर्जी देखी थी n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8m l स्क्वायर। ठीक है, तो h स्क्वायर को h कट की वैल्यू, h को h कट में कन्वर्ट कर दो और ये निकल आएगा। ठीक है, तो n स्क्वायर स्क्वायर एनर्जी की वैल्यू ये हो गई। दिस इक्वेशन रिवील्स दैट, अब इसे हमें पता क्या चलता है, दिस इक्वेशन रिवील्स दैट, फर्स्ट पॉइंट, द लोएस्ट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग n इक्वल टू 1। देखो n इक्वल टू 0 रखोगे तो कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो कुछ बात नहीं हुई। मतलब एनर्जी कुछ ना कुछ होनी चाहिए, क्वांटम मैकेनिक्स में हमेशा एनर्जी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। द लोएस्ट एनर्जी of the particle is obtained by putting n equal to 1 and it is E1 equal to h square by 8m a square। ठीक, कंफ्यूज मत होना h एंड h कट में, ये तो कन्वर्जन से हो जाएगा क्योंकि 8 बाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ना n इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा कभी नहीं है कि क्वांटम मैकेनिक्स कभी n इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। जब हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर में चलेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसमें n इक्वल टू 0 रहेगा, बट इसमें n इक्वल टू 0 रहेगा क्योंकि उसमें अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तब भी एनर्जी कुछ ना कुछ रहेगी, बट इसमें n 0 कर दो कि एनर्जी कुछ नहीं रहेगी, तो इसलिए फिर कोई मतलब नहीं रहा उसका। तो इसलिए यहाँ पे लोएस्ट एनर्जी जो पार्टिकल की होती है वो n रखने पर मिलती है, और दिस इज नोन एज 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। दिस इज known as 0 point energy of the system। 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब यही है कि जो लोएस्ट एनर्जी, मतलब सबसे कम शब्दों में, आसान शब्दों में मतलब ये कि जो लोएस्ट एनर्जी है। और इसके बाद पॉइंट 2 कहता है कि द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन अ पोटेंशियल बॉक्स आर डिस्क्रीट। द possible values of energy of the particle in a potential box are discrete, corresponding n इक्वल टू 1 2 3। अब कोई कहेगा कि फ्रैक्शन में क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि देखो ऊपर डेरिवेशन ही किया है, तो उसी में हमने n k को निकाला था, k को निकाला था ना कि n इक्वल टू k इक्वल टू ऐसे निकाला था, के एल इक्वल टू एन पाई निकाला था हमने। जब निकाला तो यहाँ पे ही n तुम्हारा इंटीजर था, इसलिए क्या कहते हैं ये तुम्हारा मतलब 1 2 3 4 नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में तो ऐसे ही नहीं हो सकता है, इसलिए इसको फ्रैक्शन में नहीं लेते हैं। और डिस्क्रीट रहेगा, क्वांटम में बात भी आती है तो हमेशा डिस्क्रीट की ही बात आती है। अब अगर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में किसी को
अंतर समझना हो तो उसको ऐसे समझ सकते हैं। देखो बेस्ट एग्जांपल है डिस्क्रीट, स्पेलिंग देख लेना, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस में। देखो अगर एक लैडर हो, लैडर मतलब सीढ़ी, ठीक है, इसमें ऐसे रहते हैं, और अगर रोप हो तो इस तरीके से, मतलब अगर इस पे कोई बंदा चढ़ रहा होगा, ठीक है, तो वो यहाँ भी पैर रख सकता है, कहीं भी पैर रख के ऐसे चढ़ सकता है ऊपर तक, यहाँ तक उसको पहुंचना है, ठीक है, सेम हाइट पे दोनों को पहुंचना है। तो ये चाहे जहाँ पे पैर रख के जाए पूरा कंटिन्यूअस है, कहीं भी स्टेप रख सकता है, बट लेकिन जो लैडर पे बंदा चल रहा होगा वो पहला स्टेप यहीं रख सकता है, दूसरा यहाँ पे रख सकता है, फिर यहाँ रख सकता है, फिर यहाँ रखता है, मतलब कुछ डिस्क्रीट मैनर में है, कंटिन्यूअस नहीं। और ये कंटिन्यूअस है क्योंकि अगर इसने यहाँ रखा तो वहाँ पे कुछ है नहीं और नीचे गिर जाएगा, तो इसके लिए इसको डिस्क्रीट स्टेप्स ही चलने पड़ेंगे। यहाँ पे डिस्क्रीट स्टेप्स होंगे और यहाँ पे कंटिन्यूअस स्टेप्स होंगे, ठीक। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में अंतर समझ में आ रहा होगा। मतलब डिस्क्रीट का मतलब कभी ऐसा मत समझ लेना कि अगर पहला 1 है तो दूसरा 2 होगा, दूसरा 3 होगा, 4। डिस्क्रीट का मतलब बस इतना कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अगर पहली वैल्यू कुछ ये है तो दूसरी वैल्यू कुछ ये होगी, तीसरी में भी इतनी दूर पे हो, चौथी में भी और दूर पे हो, इस तरीके से हो रहेगा कि वो डिस्क्रीट मैनर में चलती जाएगी। ये होता है डिस्क्रीट का मतलब, ठीक है। इसी में अब आगे, और थर्ड पॉइंट इसका बन जाएगा कि द करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस आर, द करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस आर साई एन इक्वल टू रूट में 2l साइन n पाई l बाई एक्स, ठीक। ये तो समरी हो गया हमने जितना पढ़ा। अब इसके बाद इसका बस ग्राफ बचा है, फिर ये लेक्चर खत्म है। तो अब चलो ग्राफ देख लेते हैं। वेव फंक्शन प्लॉट्स, हमारा साई है √2/l साइन n पाई x बाई l, ठीक। अब साइन का ग्राफ है तो कुछ इसी तरीके से होगा, इस टाइप में ही। अब हमको इतना देखना कि उस इंटरवल में एक बार आएगा कि 2 बार, मतलब एक बार बम्प आएगा कि 2 बार बम्प आएगा कि 3 4, कितनी बार आता है वो हमको देखना है। अब पहला पॉइंट इसमें है कि जब भी x 0 है और तो साई 0 है, और जब भी x हमारा l है तो साई 0 है, मतलब ये बॉक्स तो फिक्स है। ठीक है, मतलब इधर पे x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू l है, यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन वैनिश हो जाएगा, तो जो भी बनना होगा इसके अंदर ही बन रहा होगा। मतलब ऐसे क्या पता बन रहा हो, क्या पता इस तरीके का बन रहा हो, अब ऐसे बन रहा हो, कि कब कैसे बनेगा वो अब हम लोगों को देखना है। इक्वल टू l। और दूसरा पॉइंट हमको इसी में नोटिस करना है कि जो नोड्स होंगे हमारे वो होंगे n-1, ठीक है। ग्राउंड स्टेट जो होगा वो हमारा n इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि जब पहला स्टेट बनाएंगे ये n इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे n इक्वल टू 2 होगा, n इक्वल टू 3 होगा। और तीसरी चीज़ है कि जो हमारा कर्व होगा हमेशा इंक्रीजिंग कर्व होगा, इंक्रीजिंग कर्व। इंक्रीजिंग कर्व का मतलब इस तरीके से ऐसे उठा हुआ कर्व होगा, कभी ऐसे नीचे की साइड से कभी भी कर्व नहीं होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट। तो पहला वाला बनाते हैं, जब हमारा ये तुम्हारा साई एन है, जब साई 1 होगा देखो, जब साई 1 होगा तो हमारे पास होगा 2/l, ये होगा साइन पाई x बाई l, ठीक है। और 0 और इस पे 1 है, हमको देखना है मैक्सिमा किस पे होगा,
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि L/2 पे हमारा ये मैक्सिमा होगा। इसको सॉल्व कर लेना, मतलब या सीधे L/2 इसमें पुट कर दो तब भी आ जाएगा। देखो 2/L साइन पाई, एक्स जगह पे रखना L/2 और नीचे L पहले से L से L गया, साइन पाई/2, साइन पाई/2 तो 1, हमारी वैल्यू आ जाएगी 2/L। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी L/2 पे वो मेरी हो जाएगी √2/L। ठीक, पर इसको मत लिखो, वो अंडरस्टूड है कि जितना भी इसका आगे वाला एम्पलीट्यूड रहता है उतनी ही हमारी मैक्सिमम जाती है। अब देखो सेकंड का कैसे बनाना है, ये जरूरी है। पहले हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है, कहाँ मतलब कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है। मतलब जब हम लोग लिखेंगे हमारा अब फंक्शन बनेगा साई2 इक्वल टू √2/L साइन 2π(x/L)। तो पहले इसको जीरो के बराबर पुट कर दो ताकि पॉइंट्स निकल जाए कि कहाँ कहाँ पे जीरो होगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे 2/L, 2/L को हटाओ, यहाँ से आएगा अगर साइन 2π(x/L) इक्वल टू 0। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या कहते हैं x की वैल्यू आएगी, एक तो जीरो आएगी, एक तो L ही आएगी। जीरो और L पे रखोगे तो साफ साफ कर दे, यहाँ L रखो, यहाँ देखो L से L गया तो 2π साइन 2π होता है जीरो, जीरो की तब भी जीरो आएगा। और दूसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा L/2। ठीक है, L/2 रखो, यहाँ L/2 रखो, 2 से 2 गया, L से L गया, साइन पाई जीरो। क्योंकि इक्वल का मतलब क्या है, यहाँ से ये बनेगा सीधा सीधा क्या बनेगा, ये बनेगा 2π(x/L) बराबर n पाई पे जीरो होता है। मतलब इस हिसाब से सॉल्व करके सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा n/L/2π, पाई से पाई गया, तो x बराबर n/L/2। वैल्यू पुट करते जाओ, एक बार 1 रखोगे तो L/2 आएगा, L/2 आ ही रहा है। एक बार 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, और जब 2 रखोगे तो 2 से 2 गया। अच्छा, मैं अच्छे से लिख देती हूँ। या फिर इसको ऐसे देखो, पहले देखो कहाँ कहाँ पे वैनिश हो रहा है, तो साई2 इसको कर दो वैनिश। तो इसको वैनिश करना है तो मतलब यहाँ पे, यहाँ से आएगा साइन 2π(x/L) बराबर 0। ये कब पॉसिबल है, जब तुम्हारा 2π(x/L) हो जाए तुम्हारा n के बराबर, या m ले लो, n तो इधर लेके चल रहे हैं। फिर दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी, पाई से पाई कट गया, mL/2। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे जीरो होगा, देखो x इक्वल टू, जब तुम m की वैल्यू रखोगे जीरो तो जीरो आ जाएगा, m इक्वल टू जीरो। फिर x की वैल्यू तुम अगली बार जब m इक्वल टू 1 रखोगे तो आ जाएगी L/2। जब तुम m इक्वल टू 2 निकलोगे तो आ जाएगा L। ठीक है, मतलब इस 3 जगह पे तुम्हारा फंक्शन जीरो होने वाला है। यहाँ पे मेरा कुछ L/2 है, मतलब यहाँ पे फंक्शन जीरो है, और यहाँ जीरो, तो फंक्शन कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके का ही बन रहा होगा, तभी पॉसिबल है। यहाँ कट कर रहा है, ठीक है, तभी पॉसिबल है। अब बाकी जो ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट फिर तुमको रख के उसमें निकालना पड़ेगा कि कब मैक्सिमम वैल्यू होती है और कब मिनिमम वैल्यू रहती है। तो इतना ये सब फिर इसी की तरह साई3 का भी करेंगे। साई3 इक्वल टू √2/L साइन 3π/x/L इक्वल टू 0। ठीक है, फिर 3π/x/L बराबर n पाई करेंगे। मतलब इतना ताम झाम बहुत ज़्यादा है, तो ये सब कुछ नहीं करना है क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं रहता है। अब देखो कैसे करना है, जो सिंपल ट्रिक है वो मैं बता देती हूँ। जब कैसे निकालना है वो तो मैंने बता दिया, पर लेकिन अब सही में कैसे निकालना है वो अब भी देखो ट्रिक की मदद से। देखो पहले देखना है नंबर ऑफ नोड्स, नोड्स मतलब जहाँ पे फंक्शन तुम्हारा जीरो होगा। ठीक है, एन एन को लेना। ठीक है, पहले इधर चलोगे तो इसके लिए एन तुम्हारा क्या होगा, एन इक्वल टू वन। एन इक्वल टू वन मतलब n-1 करोगे, 1 - 1 मतलब जीरो, मतलब जीरो नोड है। ठीक है, मतलब बाउंड्री पॉइंट को हटा देना, क्योंकि यहाँ और यहाँ पे तो जीरो है ही जीरो, मतलब इसमें कोई नोड नहीं है। जब कोई नोड नहीं है तो फंक्शन कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब n इक्वल टू 2 के लिए चलो, ये तुम्हारा ये है n इक्वल टू 1, यहाँ पे है n इक्वल टू 2। जब n इक्वल टू 2 के लिए चलोगे, पहले आप देखना कितने नोड्स आएंगे। n इक्वल टू 2 मतलब 2 माइनस 1 करो, क्योंकि नोड्स निकालने हैं n माइनस 1 से। n है मेरे यहाँ पे 2, तो किया 1, मतलब एक नोड आएगा, मतलब एक जगह कहीं पे जीरो होगा। तो सिमेट्री के हिसाब से इधर कहीं पे जीरो होगा बीच में, तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बन गया। अब n इक्वल टू 3 के लिए देखो, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 मतलब n माइनस 1 करना है, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, मतलब दो नोड आएंगे। दो नोड मतलब दो बार जीरो होगा, तो एक एक पॉइंट इधर मार देते, एक पॉइंट इधर बना देते, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से होगा, ये इधर जीरो हुआ, फिर ये इधर जीरो हुआ, नोड मतलब जीरो हो गया, फिर ये ऐसे आ गया, ठीक है, दो बार नोड हो गया। इसी तरीके से n इक्वल टू 4 का भी बनाएंगे हम। देखो n इक्वल टू 4 का मतलब 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, मतलब तीन बार नोड आएंगे, मतलब 1 2 3, ठीक है, ऐसे तीन बार बना लो। चलो, एक बार, दो बार, तीन बार, इस तरीके से आएगा, ठीक। ऐसे अब पॉइंट्स बना लिए। अब इन पॉइंट्स का नाम कैसे देना है वो देखना है। ये तो समझ में आ गया किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। मैंने नोड के लिए कोई ये भी सोचा कि ये वाले भी तो नोड है, वो फिक्स नोड है, इसलिए उनको गिना नहीं है, मतलब इसलिए मैंने n माइनस 1 नोड कर दिया है। क्योंकि हम लोग बस इसके बीचों बीच के नोड्स गिन रहे हैं, बाउंड्री वाले नोड्स तो नहीं है। अब देखो पॉइंट कैसे लिखना है इसको, पहले मतलब देखो एक यहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम जा रहा है, यहाँ जीरो हो रहा है, तो यहाँ से काउंटिंग करना। इसको, ये तो जीरो है, ये एल है, देखो यहाँ से काउंटिंग करना है, यहाँ कहना 0 1 2, मतलब कुल ये 2 हो गए हैं, मतलब 1 2, तो यहाँ लिखना है 0/2, यहाँ लिखना है 1/2, साथ में एल भी लिखते जाना है, और यहाँ लिखना है तुमको 2/2l, ठीक। अब देखो इसको काटो तो ये तुम्हारा तो जीरो बन जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो 0/2 मतलब जीरो, तो ये तो जीरो आ ही रहा है। इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो l/2 बन गया, ठीक है। l/2 पे हमने देखा भी था, मैक्सिमम हमारा l/2 पे बन रहा था। 2/2 हो गया तो 2 से 2 कट गया, यहाँ सिर्फ l आ गया, और ये l वैसे भी हमको पता है l आना भी चाहिए। अब इसके लिए क्या करो, देखो पहले देखो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे मैक्सिमा है एक, फिर यहाँ जीरो है, फिर यहाँ पे मैक्सिमा है, फिर यहाँ पे जीरो है, तो अब ऐसे गिनो, ये जीरो हो गया, 1 2 3 4, अब 4 आ गया, मतलब सबको 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ जीरो था ना, 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4, और सब में एल से मल्टीप्लाई कर दो, एल से एल से एल से एल से। अब जरा सॉल्व कर दो, 0/4 तो जीरो हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट जीरो वैसे भी है। इसको करेंगे 1/4 इंटू एल, तो ये l/4 हो गया। इसको करेंगे 2/4l, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा n/2l हो जाएगा। इसको करेंगे 3, ये तो 3/4l ही रहेगा, और 4 से 4 कट गया, ये l हो जाएगा, ठीक। तो अब पॉइंट समझ में आ रहे होंगे कि अब क्या पॉइंट्स बन जाएंगे। मतलब ये पॉइंट जीरो बन गया, ये वाला पॉइंट अभी निकाला तो ये l/4 हो गया, ये वाला l/2 हो गया, ये वाला 3/4l हो गया, और ये वाला l है, ये l हो गया। अब इसके लिए भी सेम वही करेंगे। पहले देखना, देखो यहाँ चलना जीरो, ये पहला मैक्सिमम मतलब 1, इसके लिए करेंगे 2, इसके लिए करेंगे 3, इसके लिए करेंगे 4, इसके लिए करेंगे 5, इसके लिए करेंगे 6 हो गया, मतलब सबको 6 से डिवाइड करना है। ये जीरो था, 0/6 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6, और सबको एल से मल्टीप्लाई भी करना है, एल से एल से एल एल एल, ठीक है। तो अब देखो क्या बन गया, जीरो बन गया, ये l/6 बन गया, ये l/3 हो गया, ये l/2 हो गया, और ये 2/3l हो गया, ये 5/6l हो गया, ये l हो गया, ठीक है, ये लिख लेंगे। इसी तरीके से इस वाले को भी करना है, इसमें गिनेंगे तो कितना बनेगा, जीरो, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8, अब के 8 बने हैं, तो सबको 8 से डिवाइड करेंगे, फिर l से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे करना है, नया तो एक बार दोबारा पीछे देख लेना। तो ये हो गया वेव फंक्शन। अब फिर अब बाकी कल इसी से फिर 1D 2D अभी एनर्जी पे भी क्वेश्चन देखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।